नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विकास खंडों में विशेष शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना को और विस्तार में दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। वहीं उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे ज्यादा जघन्य अपराध अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसला आया है। तीनों दोषियों को कोटद्वार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये धामी सरकार के कड़े कदमों से ही संभव हो पाया है। वहीं धामी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कड़े कदम उठाए और एक उदाहरण उसमें से यह भी है। सीएम धामी का कहना है कि ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड की बेटियां सब सुरक्षित हैं। और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। इस अपराध में कौन कौन जो है भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी। वहीं मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में पर्यावरण दिवस के वृहद स्तर पर आयोजित किए गए जाने के संबंध में संबंधित विभाग और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित होगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु के अनुरूप प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान संचालित किए जाए। वहीं प्रत्येक गतिविधि में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची और मीडिया से बातचीत में 38वें नेशनल गेम्स के स्टेडियम नामकरण पर विवाद पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना किसी तथ्य के बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। सरकार ने किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए संयोजित नाम दिए गए। वहीं रेखा आर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों के विकास की कोई चिंता नहीं है, उन्हें केवल राजनीतिक लाभ की चिंता है। देखिए, खेल के मैदानों के प्रति राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझती हूँ कि अब की बार में 38 नेशनल गेम इतने ऐतिहासिक रहे हैं और इन ऐतिहासिक स्थलों को हम लोगों ने बहुत ही जो हमारे उत्तराखंड से बिल्कुल कनेक्टिंग या प्रासंगिक नाम है, उन नामों के साथ में उन परिसरों को उनका नामकरण किया है। चाहे वो हम अपने रजत जयंती वर्ष में हैं, उत्तराखंड को बने हुए 25वें वर्ष की ओर हम लोग हैं। निश्चित रूप से तो पूरे उस परिसर को, जहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलेज भी आता है, जहाँ हिमाद्री का हमारा आइस स्केटिंग रिंग भी है, इसके अलावा हमारा वहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, जहाँ पर हमारी और अन्य एक्टिव स्विमिंग पूल भी है। मैं समझती हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ जो सेंटर्स हैं वो एज इट इज़ अपने नाम पर स्थापित है। उसी में जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वहाँ पर है, वो भी अपने नाम पर स्थापित खड़ा है। हमने केवल उस एरिया को, जितने एरिया में ये सारे सेक्टर बने हुए हैं, उस पूरे परिसर का नाम जो है रजत जयंती खेल परिसर। वही देवभूमि उत्तराखंड का अनूठा त्योहार जिसको भिटौली के नाम से जाना जाता है, भिटौली इस वक्त उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और जहां पर संस्कृति को सजाने और संवारने का एक अनूठा प्रयास हमेशा किया जाता है। यह अनूठा त्योहार इस बार 7 जून को उत्तराखंड संस्कृति और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु पट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के लगभग 25 लाख से अधिक प्रवासी लोग निवास करते हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृति और कला परिषद की
उपाध्यक्ष मधु भट्ट का साफ कहना है कि जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको यह इस कार्यक्रम में सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। देखिए रानी जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनका 300वीं जो है जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ही उनकी ये जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उनके कृतित्व को लेकर शासन प्रशासन जिनके उनके द्वारा जो चलाया गया उस कालखंड में भी वो महिलाओं की जो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने अनेकों युद्ध किए और एक प्रशासनिक क्षमता जो उन्होंने उस कालखंड में दिखाई, आज की जो महिलाएं हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं और उसी क्योंकि राजनीति क्षेत्र में बहुत अहम जिम्मेदारी महिलाओं की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करके उन्होंने महिला शक्ति को प्रधानता दी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है उनकी जन्म जयंती वर्ष पर 31 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास सदन में जो है ये कार्यक्रम भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा 2027 विधानसभा चुनाव न लड़ने को लेकर ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राजनीति से संन्यास लेने और चुनाव न लड़ने के फैसले पर भाजपा भी खुश नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में कहा था कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि किंग मेकर की भूमिका अदा करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। वही साथ ही चुनाव कैंपेन करेंगे और सत्ताधिकारी दल के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। वही पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुशी जाहिर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पता चल चुका है कि 2027 में भी भाजपा आने वाली है, इसीलिए उसके नेता अभी से अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने न कभी कांग्रेस ने गंभीरता से लिया और न ही भाजपा ने, बल्कि उन्हें अब पूर्ण तरह से राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से राजनीति के खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया विधानसभा का और चुनाव लड़ाया, कांग्रेस सत्ता में आई। 2007 हो 2007 हो किसी न किसी तरीके से सत्ता में आने की स्थिति में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि जनभावना भाजपा के पक्ष में है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय कांग्रेस का यही सिद्धांत था। आज तो देश में जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ तोड़ करके भी सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज का दस्तूर है और मैंने इसलिए ये फैसला किया है कि 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाऊंगा, लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, समन्वय पैदा करूंगा और कैंपेन को लीड करने का काम करूंगा हर स्तर पर। और वो वहीं उत्तराखंड सचिवालय परिसर में संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत भाषा व संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। वहीं संस्कृत अकादमी वेद, उपनिषद व दर्शन से जन सामान्य को जोड़ने के लिए योजनाएं चला रही है। सचिव दीपक कुमार गैरोला ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए संस्कृत संभाषण कथाएं चलाई जाएंगी। वहीं वह सचिवालय प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी किए।
प्रदेश में धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। धामी सरकार का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जा रहा है, तो वही विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने कहा है कि आज किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई भी अधिकारी बिना शुल्क सुविधा के काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नैनीताल के 5 विधायकों ने सरकार को लिख कर दिया था कि किसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसका ट्रांसफर नहीं कर पाई। तो इससे पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार में कंठ कंठ तक डूबी हुई है। देखिए, ये घूसखोरी अगर आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, चाहे आप ब्लॉक जाइए, चाहे तहसील जाइए, चाहे डीएम कार्यालय जाइए, चाहे एसएसपी कार्यालय जाइए, जो सरकार का तंत्र है वो बिना सुविधा शुल्क के हिलने को तैयार नहीं है। अगर आप बात करें पुलिस प्रशासन की, तो चोरी, हत्या, डकैती लगातार घटनाएं चलती जा रही है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो खनन पर मस्त है। आज अगर आप खनन की बात हो तो पुलिस की मुस्तैदी आप देखिए कितनी तेज है। वो खनन माफियाओं के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में खनन करवा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार का मूलभूत उद्देश्य ही भूल गई है। ये करप्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें पकड़कर सरकार दिखा रही है, जो बड़े बड़े लोग जो है कि करप्शन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में अगर आप निकालेंगे पिछले 3 साल में जो भी टेंडर हुए हैं, अगर आप देखेंगे उन टेंडरों को, जो बड़े टेंडर हैं उनमें आप भी अगर निकालेंगे कि कितने टेंडर डाले गए, ब्लॉक किए गए, तो आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि सारे मैनेज हुए हैं। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मुझे एक वाकया विधानसभा का याद है कि जब एक एक्शन के ऊपर सरकार के नैनीताल जिले के 5 विधायकों ने ट्रांसफर के लिए लिख के दिया था, तो सरकार उसका ट्रांसफर नहीं कर पाई और उसके बावजूद वो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त पाए गए। अब सरकार को विधानसभा में पूरे एविडेंस देने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं करी, तो सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और भ्रष्टाचार सरकार ही पैदा कर रही है और ये सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में। वहीं उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का शुक्रवार को कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं जांच में जुटी एसआईटी टीम ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 2.5 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला है। वही चारधाम यात्रा प्रबंधन संगठन के ओएसटीपीपी नौटियाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों संग बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य आपूर्ति वही आदि विभागों को यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। यात्रियों की नियमित स्क्रीनिंग हो रही है और ट्रिप कार्ड भी समय पर बन रहे हैं। खटीमा तहसील परिसर में खतौनी अद्यतन प्रक्रिया में संसाधनों की कमी को लेकर राजस्व कर्मियों ने तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने सरकार से लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट और टेक्निकल स्टाफ की मांग की। वही राजस्व निरीक्षक राजकुमार चौहान ने चेताया कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। शासन द्वारा खतौनियों में अंश निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन उसमें जो है उन्होंने हमारे जो लेखपाल हैं उनको जो है कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। ना कंप्यूटर दिए हैं, ना लैपटॉप दिए हैं, ना इंटरनेट की सुविधा दी है, जिसके बिना वो संभव नहीं है। और बहुत सारी खतौनियाँ बहुत पुरानी है, उनको जो है उनमें छांटना है, उसके लिए रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। और इसके लिए उन्होंने 30 मई निर्धारित कर दी थी, जब तक कि ये उसके लिए इतनी जल्दी जो है संभव नहीं है। हमारे संगठन द्वारा उसमें लैपटॉप और इंटरनेट और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है और इसके समय जो है इसका आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो है सुचारू ढंग से काम चल सके। आंदोलन का हमारा तीसरा दिन है और ये अंतिम दिन है। उसके बाद जो है संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, अगर शासन मांग नहीं मानता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शांति लेवल का आंदोलन है। उत्तराखंड लेखपाल संघ द्वारा जो इनका प्रदेश स्तर का उत्तराखंड लेखपाल संघ है, उसके द्वारा
अपनी मांग जो खतौनी पुनरीक्षण अद्यतन करने में से खातेदारों का जो घाटों का अंश निकालने का जो प्रक्रिया राजस्व परिषद द्वारा चल रही है, उसमें संसाधन न होने के कारण इन्होंने समुचित संसाधन न हो, जिससे कि कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। लिहाजा हमें संसाधन उपलब्ध कराया जाए, उसमें इन्होंने 3 दिन का ये कार्य बहिष्कार कर प्रत्येक तहसील में धरना दिया है, जो 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये धरना है। इसके उपरांत इनके द्वारा जो अपना ये नोटिस दिया है, इसमें यह है कि अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो आगे हम कोई भी जाने के लिए एक बृहद स्तर पे प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। तो इस चक्कर में इनका आज ये अंतिम दिन है और 3 दिन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया और प्रत्येक जनपद उधम सिंह नगर में। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही लाल कुआं भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सफलता हासिल की है। सेना के सम्मान में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वही उत्तराखंड कांग्रेस अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जय हिंद रैली निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत हल्द्वानी से 1 जून से शुरू होने जा रही है। वही कांग्रेस एसीपी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मानित करने के लिए, नमन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जय हिंद रैली निकालने जा रही है। भारतीय सेना जो हमारी सेना है और जिसने पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ और कहाँ हमारे उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजधानी देहरादून में भी उमस भरी गर्मी के बाद 3 घंटों की झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कई मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर देखा गया। साथ ही विभाग ने सतर्क रहने की भी अपील की है। उत्तराखंड में मौसम जो है लगातार करवटें बदल रहा है और आज भी लगातार सुबह से ही उत्तराखंड में बारिश हो रही है। 8 जिलों में लगातार जो है बारिश हो रही है और अगर बात करें तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार जो है बर्फबारी हो रही है और अगर कहीं ना कहीं बात करें तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में गर्मी बढ़ रही थी उसी को देखते हुए अब जो है लगातार ठंडक महसूस की जा रही है और मौसम लगातार पलट रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मानसून से पहले जो है प्री शावर उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुका है और उसी को लेकर लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। 8 जिलों में लगातार जो है बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जो है अभी इसी तरह की जो है संभावनाएं बने रहने की जो है पूरी संभावनाएं जताई है। कहीं ना कहीं लगातार जो गर्मी का एक सितम बढ़ना शुरू हो चुका था और कहीं ना कहीं जो है मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है और उत्तराखंड में लगातार जो है वो बारिश हो रही है। बारिश जो है लगातार उससे सुहावना हो चुका है मौसम। और अगर बात करें तो देहरादून राजधानी में भी जो है सुबह से ही बारिश हो रही है और लगातार इसी का जो है दौर बना रह सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। वही हर वर्ष बरसात शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है। बरसात में शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। वही आश्वासन जरूर मिलता है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार 1 हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना है, जिसको देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। इसको लेकर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। वही तब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने संसाधनों के साथ नदियों को लगातार साफ करवा रहा है, नालियों को गहरा करवा रहा है। वही जो कार्य निगम के हाथ में है उस पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, तो सारे काम अभी तो सड़क पे दिख ही रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, और परंतु जो इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो बनना चाहिए पूरे देहरादून शहर के लिए, वो सिंचाई विभाग ने बनाया है और उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपया उसमें लगने वाला है। तो निगम के पास तो अभी इतना पैसा नहीं है। निगम तो अपने स्तर पे जो कार्य कर सकता है वो कार्य निगम कर रहा है,
परंतु एक बड़ा स्तर पर इसके लिए शासन से स्वीकृति मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पे उसके बाद पूरे देहरादून में एक ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा प्रॉपर तरीके से। और फिलहाल तब तक हम जो देख रहे हैं कि हमारे स्तर पे क्या क्या हो सकता है, हम उसे अपने स्तर पे। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जसपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हेमंत ने चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं अब तक 36 लाख लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है और लाखों लोग अब तक चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। हेमंत ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष बनाए जाने पर धामी सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसका जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ पालन करें। आज जो चारधाम यात्रा हमारी श्री गुरु केदार मंदिर समिति जो है भारत में पूरे भारतवर्ष का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पूरी दुनिया से लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और आज सुबह तक जो आकलन है लगभग 36 लाख लोगों ने जो है कि यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है और जिसमें से जो है कि लगभग 11 लाख लोग श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो आज ये पूरी दुनिया का तीर्थ स्थल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश के अंदर हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने जो इसको इस बद्री केदार और भगवान केदारनाथ। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। देश भर के वक्फ कर्मचारियों को अब दिल्ली में इस बिल को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी कि इस ट्रेनिंग में कर्मचारियों को वक्फ संपत्तियों की स्थिति, उनका उपयोग और डिजिटल अपडेट से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। शम्स ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ये जान सकेगा कि किस वक्फ संपत्ति की क्या स्थिति है। उन्होंने इस ट्रेनिंग को बेहद अहम और बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद लगातार उसके जजमेंट का इंतज़ार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार अब सर्वे करा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर उसके बारे में इत्तला करें। तो एक दूसरे को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।